हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका फिर से आज एक नए वीडियो में। इस चैनल पे आपको बहुत दिन के बाद यह वीडियो देखने को मिल रहा है। तो आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में जानेंगे वो एक बहुत ही चर्चित कहानी है, जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। ये क्लास 12 की हिंदी बुक की कहानी है और इस बुक का नाम है वितान भाग 2 आधार। तो इसी की कहानी को हम जानेंगे और यह प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल झारखंड में देखा जाए तो कई क्लासेस के हिंदी बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कहानियों के लेखक के बारे में या इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, जूझ, और इसके लेखक हैं आनंद यादव। तो ये बहुत ही चर्चित कहानी है। पहले हम जूझ कहानी के बारे में थोड़ा सारांश में जानेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए, जूझ एक मराठी के प्रख्यात कथाकार थे, डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है यह। और इसका एक अंश जूझ कहानी में दिया गया है। क्लास 12 के बुक में एक अंश दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे अर्थात और उसके रंगारंग परिवेश के अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में, जो इस बुक में दिया गया है, उस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा के लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोरों के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थी के लिए हम कदम बन सकती है। तो ये शॉर्ट में था। चलिए अब इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप वीडियो को भी देखें, सुने और एक कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि इसको आप नोट कर पाएँ, क्योंकि इसमें इसके बीच बीच में ऐसे ऐसे पात्र आएंगे जिनके नाम आपको कहानी में पूछा जा सकता है, या फिर ये कौन हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, इनके पोस्ट क्या हैं, या फिर इनसे जुड़ी कई तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा एक कॉपी पेन लेके बैठें, उसको नोट डाउन करते जाएँ। तो चलिए हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज का कहानी है मेरा जूझ और इसके लेखक हैं आनंद यादव। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय का था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती में गड्ढे में धकेल रही है, यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आण की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगता तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग के विचार करते थे। उनका मत उनका मत था कि यदि ईख और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से कहनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सूअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है। माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अच्छा,
खेती के सभी काम बीत गए। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया, इसलिए कहता हूँ तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ता जी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। ठीक है ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद मैं तू भी आ जाना रे छोरा। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आए। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत में आ जाने पर ज़रा इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। दादा ने अधीरज से पूछा, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ। तब तक तू रोटियां सेक ले। गणपा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठा खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। अच्छा। मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरा? दादा को बुलाने आया हूँ। अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर। अभी तो आए हैं वह मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रत्नप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मल्ला यानी कि खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है, फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह का छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रह, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, यहाँ वहाँ पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया।
कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कहीं कंडे बेचता, कहीं चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते थे, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। यह सब बंद कर, यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिए, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी। मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गए तो क्या हुआ? इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ। कल से देखते हैं, एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए, दादा ने मन मारकर कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चलता था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिरी होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना, सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, अ, छुट्टे होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चलाना और कभी खेतों में जाकर काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिरी रहना ही चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर है। मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा। हाँ, यदि नहीं आया तो दिन तो देख, गांव में जहां मिलेगा वहीं कुचलता हूं कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बलिस्टर नहीं होने वाले है तू, बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नए दिखा क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चढ़वाण के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी है। बालूगढ़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हैं देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते हैं उसने मेरा गमछा खींच लिया कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की,
इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर आ बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चढ़ान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। इस बीच इस बीच इस बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काक्ष उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरह पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौआ के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निवाह होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेती ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमज़ोर हैं। वे क्या मदद करेंगे? मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगी। अपना वहाँ कोई नहीं। सवेरा हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाला चड्डी मैल खाऊं रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक भरने लगता है। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़की की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। तभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों ने इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। श्री सौंदेल गेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी। उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उनके अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति
ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता को सुनाकर दिखाते थे। बीच में कवि यशवंत बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एकाध सुना देते। वह सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान नहीं रखता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई है, इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलापन से कोई उब नहीं होती है। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच में नाचने लगता। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पर पसरी ते पांढरी, गाया धर धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बैठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी-7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का है, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविताएं बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा के कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह ना होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानें, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते हैं। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी सुधरने लगी। उसने लिखते समय में बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद,
लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो चलिए, ये अनुवाद किया गया कहानी है और इसके अनुवादक हैं केशव प्रथम वीर। तो चलिए, ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी को हम लोगों ने पूरा किया। तो इससे रिलेटेड अब बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं, बहुत सारे पात्र आए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर इससे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें जो जिनको ज़रूरत हो। चलिए, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।